भारत के शेक्सपियर तथा संस्कृत के बड़े विद्वान माने जाने वाले महाकवि कालिदास किसी समय में महामूर्ख हुआ करते थे। वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठते उसी को काट देते। तो आखिर उनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटित हुई या ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिससे उनका संपूर्ण जीवन बदल गया और फिर वो इतने विद्वान बन गए कि उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव जैसे ग्रंथों की रचना की। आइए जानते हैं इस वीडियो में कालिदास के महामूर्ख से महाविद्वान बनने तक की इस कहानी के बारे में। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ज्यादा वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन कई साहित्यकार ये मानते हैं कि उनका जन्म कविल्ठा नाम के गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऐसा कहते हैं कि कालिदास के पिता बड़े ही महामूर्ख थे, इसलिए ये अपने पिता की तरह ही मूर्खता भरी हरकतों के लिए जाने जाते थे। जब कालिदास 8 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद एक ग्वाले ने ही इनका पालन पोषण किया। ग्वाले के यहाँ रहते हुए कालिदास अधिकांश समय तो गाय ही चराते थे तथा फिर बचे हुए समय में वो बड़े ही भक्ति भाव से माता काली की पूजा करते। माता काली के प्रति इसी असीम भक्ति को देखकर उनका नाम कालिदास रखा गया था। दूसरी ओर वाराणसी नगर के राजा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवती पुत्री विद्योतमा थी, जो कि शास्त्रों की ज्ञाता भी हुआ करती थी। राजा और रानी को विद्योतमा के विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने अपनी पहचान के एक लड़के वरुणजी के बारे में सोचा, जो कि शास्त्रों का विद्वान होने के साथ ही सभी तरह से विद्योतमा के लायक था। परंतु विद्योतमा को वरुणजी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही उसे अपने ज्ञान और रूप का कुछ ज्यादा ही अभिमान था, जिस कारण वो अपने माता पिता के सामने शर्त रखती है कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हराएगा वो उसी के साथ विवाह करेगी, जिसके लिए उसके माता पिता राजी हो जाते हैं। जब वरुण जी ने ये सब सुना तो उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन विद्योतमा के लिए वरुण जी को शास्त्रार्थ में हराना आसान बात नहीं थी, इसलिए उसने एक नया उपाय सोचा। शास्त्रार्थ के दिन विद्योतमा ने अचानक ये शर्त रखी थी कि शास्त्रार्थ मूक संकेतों अर्थात मौन रहते हुए केवल संकेतों के माध्यम से होगा। इसके बाद विद्योतमा ने अपनी केवल एक उंगली उठाकर वरुण जी की ओर संकेत किया, जो कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और उसे अपनी हार माननी पड़ती है। इस तरह विद्योतमा वरुण जी से विवाह करने से बच जाती है तथा उसके माता पिता भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। परंतु विद्योतमा द्वारा किया गया अपमान वरुण जी को सहन नहीं होता और वो सोच लेता है कि अपने इस अपमान का बदला वो राजकुमारी से जरूर लेगा। दोस्तों, फिर घर जाते वक्त उसे रास्ते में मंदबुद्धि कालिदास दिख जाते हैं, जो कि उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे थे। तब वरुण जी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? इस डाल को काटने से तुम गिर जाओगे। तो कालिदास झुंझलाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें उससे क्या, जाओ अपना काम करो। जिसके बाद वरुण जी आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी उसे धड़ाम की आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि कालिदास डाल के साथ नीचे गिर गए हैं। जिसके बाद कालिदास वरुण जी के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं गिर जाऊंगा? तब वरुण जी ने कहा कि इसमें ज्यादा आश्चर्य की क्या बात है, जो भी देखा वही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। फिर कालिदास ने कहा कि मैं तो ये सब कुछ नहीं समझा, जरूर तुम कोई ज्योतिषी या विद्वान हो जिसे सब कुछ पता है। इसके बाद कालिदास वरुण जी के पैर पकड़कर उससे बोलता है कि मुझ पर दया करो और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब वरुण जी मन ही मन सोचने लगता है कि राजकुमारी से बदला लेने का यही सबसे अच्छा मौका है। मैं इस मंदबुद्धि कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योतमा से करवा दूं, जिससे उस अहंकारी राजकुमारी का घमंड चकनाचूर हो जाए। फिर वरुण जी कालिदास का हाथ देखने का नाटक करते हुए कहता है कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह करना लिखा है। इसके बाद वरुण जी कालिदास को अपने घर ले जाकर उसे विद्वानों के जैसे वस्त्र पहनाकर तैयार करता है, जिसके पश्चात वे दोनों राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वरुण जी कालिदास से कहता है कि तुम राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और साथ ही ओम स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। फिर कुछ समय बाद वे दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करता है। वो राजा के पास ओम स्वस्ति की जगह यूट्रस्ट बोल देता है। राजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कालिदास ने ये क्या कहा। तब वरुण जी स्थिति को संभालते हुए राजा से कहता है कि महाराज, ये बहुत बड़े विद्वान हैं,
इन्होंने आपको एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद दिया है तथा ये विद्वान कालिदास राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सब सुनने के बाद राजा कालिदास को विद्वान ब्राह्मण मानकर उसे राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे देते हैं। तब वरुण जी कालिदास को समझाते हुए कहता है कि तुम राजकुमारी के सामने कुछ भी मत बोलना, केवल इशारों में ही उनके उत्तर देना, अन्यथा तुम राजकुमारी से विवाह करने का अवसर गंवा दोगे। फिर कालिदास और राजकुमारी विद्योत्तमा के बीच मौन शास्त्रार्थ शुरू होता है, जिसमें विद्योत्तमा पहले की तरह ही एक उंगली उठाकर सामने कर देती है, जिसका अर्थ होता है कि परमात्मा एक है और वही सत्य है। परंतु कालिदास समझता है कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है, जिसके प्रति उत्तर में कालिदास भी राजकुमारी के सामने 2 उंगली कर देता है, जिसका अर्थ होता है कि यदि वह मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु कालिदास की 2 उंगलियों को देखकर विद्योत्तमा समझती है कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों ही सत्य हैं तथा इन्हीं के सामंजस्य से संसार का विकास होता है। इस प्रकार राजकुमारी कालिदास के उत्तर से संतुष्ट हो जाती है। इसके बाद राजकुमारी विद्योत्तमा अपने दूसरे संकेत में एक हाथ की 5 उंगलियां सामने कर देती है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन कालिदास इन 5 उंगलियों को देखकर समझता है कि राजकुमारी उन्हें तमाचा या थप्पड़ मारना चाहती है, तो इसके उत्तर में वो अपने हाथ की 5 उंगलियों की मुट्ठी बनाकर उसे राजकुमारी की ओर आगे बढ़ा देता है, जिसका अर्थ होता है कि यदि राजकुमारी उसे तमाचा मारेगी तो वो उसे घूसा या मुक्का मारेगा। परंतु राजकुमारी इस बंद मुट्ठी का आशय ये समझती है कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं, उनसे कोई विशेष कार्य नहीं लिया जा सकता, लेकिन इनके एक रूप होने से ही इनकी अभिव्यक्ति संभव है। इन 2 प्रश्नों के उत्तरों के बाद राजकुमारी अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है, जिसके पश्चात कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हो जाता है। विवाह के पश्चात जब विद्योत्तमा और कालिदास कक्ष में बैठे होते हैं, तब वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो विद्योत्तमा कहती है किमवती, जिसके उत्तर में कालिदास बोलता है उष्टवती। जब विद्योत्तमा ऊंट का उच्चारण उष्ट के स्थान पर उष्ट सुनती हैं, तो वो कालिदास से पूछती हैं कि क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती। तब कालिदास विद्योत्तमा से कहता है कि मुझ जैसे अनपढ़ और मूर्ख ग्वाले को संस्कृत कहाँ से आएगी, मैंने तो संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं। कालिदास से ये उत्तर सुनने के बाद विद्योत्तमा को समझ आ जाता है कि उसका विवाह छल पूर्वक एक मंद बुद्धि से करवाया गया है, और फिर वो कालिदास पर क्रोधित होते हुए बोलती है कि मेरा पति कोई विद्वान ही हो सकता है, तुम जैसा ग्वाला नहीं, इसलिए जब तक तुम विद्वान न बन जाओ इस घर में प्रवेश मत करना। कालिदास विद्योत्तमा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। उसने कहा कि तुम्हें जिंदगी भर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो नहीं मानती तथा कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, विद्योत्तमा द्वारा इस तरह अपमान पूर्वक घर से निकाले जाने पर कालिदास के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है, जिससे वो निर्णय कर लेते हैं कि जब तक वो विद्वान नहीं बन जाते तब तक विद्योत्तमा को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद कालिदास ज्ञान प्राप्ति का संकल्प कर माता काली के मंदिर में पहुंच जाते हैं और फिर माता काली की प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं तथा कठोर तप प्रारंभ कर देते हैं। परंतु फिर भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती, जिसके बाद वो धीरे धीरे अन्न जल का भी त्याग कर देते हैं। लेकिन फिर भी माँ काली को प्रसन्न नहीं होते हुए देख वे अपना सिर उनके चरणों में समर्पित करने के लिए झुक जाते हैं तथा जैसे ही तलवार उनकी गर्दन को स्पर्श करने वाली होती है, तभी माँ काली प्रकट हो जाती है तथा कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली उन्हें विद्वान बनने का आशीर्वाद देती है। जिसके पश्चात कालिदास ज्ञान प्राप्त कर अपने घर पहुंचते हैं तथा अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार व्यक्त करते हैं। तब राजकुमारी विद्योत्तमा बोलती है कि इसमें आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, इसलिए ये मेरा कर्तव्य था। जिसके पश्चात कालिदास बोलते हैं कि पहले तुम मेरी पत्नी हुआ करती थी, परंतु अब तुम्हारी वजह से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब से तुम मेरी गुरु हो। ये सब सुनने के बाद राजकुमारी विद्योत्तमा अत्यंत ही दुखी हो जाती है तथा कालिदास को मनाने की कोशिश करती है, परंतु कालिदास किसी भी तरह विद्योत्तमा को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। जिसके बाद राजकुमारी विद्योत्तमा उन्हें श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों ही होगी। अब महामूर्ख कालिदास महान विद्वान बन चुके होते हैं और अपनी पत्नी को छोड़कर वे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जिसके पश्चात वे घूमते घूमते धार के राजा भोज की नगरी में पहुंचते हैं। राजा भोज
कला तथा साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी हुआ करते थे, इसलिए वे कालिदास को अपने दरबार में रहने के लिए कहते हैं। यहाँ रहकर ही उन्होंने अपने पहले दरबारी नाटक मालविकाग्निमित्र की रचना की तथा इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे नाटक शकुंतलम की रचना की। ये दोनों ही नाटक अत्यंत लोकप्रिय हुए, जिसके बाद तो एक से बढ़कर एक रचनाएं उनकी आती ही गई, जिनमें कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहारम आदि रचनाएं तो जग विख्यात हैं। इस प्रकार अपनी पत्नी की आलोचना तथा उनकी भक्ति ने कालिदास का जीवन ही बदल दिया, जिससे वो अज्ञानी तथा महामूर्ख से पंडित विद्वान बन गए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि महाकवि कालिदास की मृत्यु किस प्रकार हुई थी तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।